हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। लेक्चर नंबर 14 है ये। चैप्टर 2 चल रही थी जिसका नाम है फिजियोग्राफी। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हो यूपीएससी मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 14, इसमें हम लोग कंप्लीट पेनिनसुला रीजन को ख़त्म ही कर देंगे। आज के जो वीडियो होगा, आज आप लोग का पेनिनसुला रीजन आज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस प्लेस इन पेनिनसुला रीजन पढ़ेंगे, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इम्पॉर्टेंट प्लेस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है इस पेनिनसुला रीजन में, उन कुछ कुछ जगहों के बारे में नाम जानेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी का स्वागत है लेक्चर 14 में। और देखो, मुझे ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। खुद से इतना टाइपिंग करो, खुद से ये सब करो, बहुत सारा मेहनत लगता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट दिखाओ, फ्रेंड को शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक मार के जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ। क्योंकि ये सब आप लोग को कहना नहीं, मतलब कि बोलना नहीं पड़ना चाहिए। मैं जल्दी कभी किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो वगैरह। बट हाँ यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बनता है बोलना। ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो। खैर, आज हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस प्लेस इन पेनिनसुला रीजन। कुछ पेनिनसुला रीजन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, नो डाउट ये जो आपने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कल के लेक्चर में पढ़ा था, वो भी एक टाइप का प्लेस है पेनिनसुला रीजन्स में। जैसे कि कुछ माउंटेन और कुछ हिल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है वेस्टर्न घाट। देखो, वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? अगर आप वेस्टर्न घाट का मैप देखोगे तो ये जो आपको कंप्लीट रीजन दिख रहा है ना, पूरा गुजरात से लेके पूरा बॉटम तक, ये जो कंप्लीट एक पहाड़ी या फिर हिली एरिया है, इसी एक माउंटेनियस रेंज को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट। इसका लोकेशन कहाँ का है? ये कंप्लीट महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में है, और तमिलनाडु में। मतलब बोल सकते हो कि कंप्लीट वेस्ट में है। ठीक है ना, इंडिया के। अगर इसका कुछ सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक बहुत बायोडाइवर्स माउंटेन रेंजेस है। मतलब कि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड किया गया है। इसका जो हाईएस्ट पीक है बच्चा, यानी कि इस माउंटेन रेंज का वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है अमरावती, अन्नामुदाई है, जिसका जो हाइट है वो लगभग 2695 मीटर है। यानी कह सकते हो कि माउंट एवरेस्ट का लगभग एक तिहाई भाग है। ठीक है ना, अप्रॉक्स कह सकते हो। मैं अब कैलकुलेशन कर लेना, 1/4 आ रहा होगा या फिर 1/3 आएगा। ये कहाँ पे है? केरला में है। अगर मैं देखो, ये पार्ट हो गया, ये कहाँ था? पेनिनसुला इंडिया में। पहला तो पार्ट, नो डाउट। दूसरा है ईस्टर्न घाट। देखो, ईस्टर्न घाट क्या है कि एक डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है, और जिसमें कि बहुत सारे रिवर्स इसको कटिंग करती है, और इसको मतलब काट के, और वो सारे कहाँ मिलती है? अब बोल सकते हो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। बेसिकली मान के चलो, एक कंटिन्यूअस रेंजेस होता तो यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं नदियाँ जो ईस्ट फ्लो करती है। अब यही नदियाँ क्या करती है? इन सारे माउंटेन रेंजेस को काट देती है। तो ये कंप्लीट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। इसका अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, और कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो यहाँ की अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो है अरमाकोंडा, जो कि कितना हाइट है उसका बच्चा? लगभग बोल सकते हो कि 1680 मीटर हाइट है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये इस वाले साइड का सबसे हाईएस्ट पार्ट है। देखो, अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो ईस्टर्न घाट के माउंटेनियस रेंजेस ज़्यादा हाइट नहीं है, बट यहाँ पे जब वेस्टर्नियन घाट के माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है। इसीलिए तो यहाँ कहा जाता है ना कि इस वाले एरिया का जो स्लोप है वो ईस्ट की ओर है। यानी कह सकते हो कि वेस्ट में थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होता है, और ईस्ट में हाइट थोड़ा कम है। ठीक है ना। इस बात को आप ज्योग्राफिकली अच्छे समझना होगा आपको। ठीक है ना। बेसिकली ये जो स्लोप है वो किधर है? इधर हाइट ज़्यादा होगा और इधर हाइट थोड़ा लो होगा। इसी वजह से इधर आपको ज़्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर देखो, दूसरा माउंटेनियस रेंज है जिसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है। ये कहाँ लोकेशन है बच्चा? ये तमिलनाडु में पड़ जाता है, केरला में पड़ जाता है, और कर्नाटका में पड़ जाता है। तो देखो, ये रहा आपका नीलगिरी हिल्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ये कहाँ पे है? आप बोल सकते हो केरला के पार्ट में भी है, तमिलनाडु के पार्ट में भी है, और यहाँ पे बोल सकते हो कर्नाटका के पार्ट में भी आता है।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये है वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। और ये अपने टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ के हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो है दोबा बीटा, जो कि लगभग आप कह सकते हैं 2636 मीटर का हाइट है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में, ठीक है ना। देखो ये बात हो गई। और देखो अन्नामुदाई का जो आप बोल सकते हो, ये जो अन्नामुदाई था ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, केरला में। तो आप देख सकते हो कि ये रहा अन्नामुदाई, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सभी चीज़ों को इतना ऐड किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब आगे समझते हैं फोर्थ हिल्स, दैट इज़ अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। इसका लोकेशन आप देख सकते हो कि ये रहा अन्नामलाई हिल्स। देखिए यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ है यही है अन्नामलाई हिल्स। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये केरला में पड़ता है और तमिलनाडु में पड़ता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चा, कि यहाँ पे स्पाइसेस का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है ना, आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट का ही एक पार्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुदाई, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, अगेन केरला में है, ठीक है ना। ये रहा। अब देखो इसका जो अगला हमारे पास हिल आता है दैट इज़ नाला माला, ठीक है ना। देखो इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना का थोड़ पास में है, कह सकते हो यहाँ पे। अगर इसका सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये बोल सकते हो कि नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व का, आप बोल सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे टाइगर रिजर्व का एरिया है। अगर यहाँ की हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो कितना है, 1100 इतना मीटर है, यानी कि 1100 मीटर का हाइट है। और ये कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अगला हमारे पास 6 नंबर के हिल आते हैं दैट इज़ कार्डामोम हिल, ठीक है ना। इसका लोकेशन कहाँ है, केरला और तमिलनाडु में पड़ता है। आप देख सकते हो कि यहाँ है कार्डामोम हिल्स, ठीक है। अगला है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ भी बहुत सारे स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है। अगर अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट क्या है, बिलीगिरी रंगाना हिल्स, जिसको हम लोग BR हिल्स भी कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, कर्नाटका में है और तमिलनाडु में है। इसका सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये एक इकोलॉजिकल ब्रिज की तरह काम करता है, एक्ट एज अ इकोलॉजिकल ब्रिज बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में एक टाइप का ब्रिज का काम करता है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अब देखो इस एरिया में बहुत सारे हिल्स के बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ रिवर्स की और मेजर रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि पेनिनसुला रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला है नो डाउट गोदावरी रिवर। इसका जो गोदावरी रिवर है आप देख सकते हो कि ये रहा गोदावरी रिवर, ठीक है, ये कंप्लीट। अगर इसका सोर्स की बात की जाए तो ये त्रिम्बक महाराष्ट्र में आपको इसका सोर्स देखने को मिलेगा। इसका अगर लेंथ बात की जाए तो ये आपको 1465 किलोमीटर लंबी एक नदी मिलेगी, जो कि इस पेनिनसुला रिवर का सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है। अब देखो ये तो हो गया पेनिनसुला रिवर का। अगर मैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूँ तो वो कौन है, गंगा है। कौन है, गंगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि गंगा का लेंथ कितनी है, ठीक है। अगर इसका सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो आप मतलब कि हम लोग का पूरा इंडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नो डाउट गंगा है। अब जैसे वो गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है, उसी टाइप से दक्षिण का यानी कि साउथ इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गोदावरी है। तो गोदावरी को कभी कभी हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, यानी कि साउथ का गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। और ये क्या करता है, इट सपोर्ट एग्रीकल्चर इन महाराष्ट्र। आप देख सकते हो कि ज़्यादातर पार्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऐसे होता है ना महाराष्ट्र का शेप, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। तेलंगाना में भी ये फैला हुआ है और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब देखो ये एक बहुत लंबा रिवर है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर होते हैं। तो इसे इसी वजह से दक्षिण का गंगा कहा जाता है, यानी साउथ का गंगा कहा जाता है। अगला हमारे पास रिवर है, मेजर रिवर है, दैट इज़ कृष्णा रिवर। अगर देखो इसका सोर्स की बात की जाए तो ये आपको महाबालेश्वर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसका सोर्स कहाँ पे है, जगह कौन सा नाम है, महाबालेश्वर। अगर इसका लेंथ की बात की जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर का आसपास का इसका टोटल लेंथ है। आप देख सकते हो कि ये एक
कृष्णा रिवर है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो रिवर्स आपको देख रहे होंगे, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको वेस्टर्न घाट की ओर से ही उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट का हाइट क्या था, ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा हाइट था। अब जैसे ही यहाँ से मान लीजिए कि कोई रिवर या साइक्लोन आई, तो ये सारे रिवर्स पानी अपना इधर ही गिरा देती है। और जब कोई बे बंगाल से कोई रिवर्स मतलब कि साइक्लोन वगैरह आएगी, तो ये अपना सारा पानी इधर ही गिरा देगी। क्योंकि इधर का हाइट थोड़ा सा लो होता है, लगभग समझो इधर हाइट डबल है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होती है कि जितने भी आपको रिवर्स देखने को मिलेगी, मैक्सिमम, सब नहीं बट मैक्सिमम आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यही कारण है। ये जो रिवर है कृष्णा रिवर, ये वाटर कहाँ कहाँ बहती है, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और आप बोल सकते हैं तेलंगाना में एक पानी की सोर्स की तरह काम करती है, क्योंकि ये इन्हीं इन्हीं क्षेत्रों में बहती है, ठीक है ना। अब अगला जो हमारे पास है दैट इज़ कावेरी रिवर। तो आप देख सकते हो कि ये रहा कावेरी रिवर, जो कि ऐसे फ्लो कर रही है। ये कहाँ कहाँ इसका फ्लो होता है, आप बोल सकते हो कर्नाटका में होती है, और दूसरा तमिलनाडु में होती है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कर्नाटका और तमिलनाडु में। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है ताला कावेरी, मतलब जगह कोई एक है ताला कावेरी नाम का, उस जगह से यहाँ पे इसका उत्पन्न होता है। इसका जो लेंथ है ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू कृष्णा और गोदावरी, क्योंकि कृष्णा जो है सो लगभग 65 किलोमीटर थोड़ा कम पड़ता है वो गोदावरी से। लेकिन जो इसका लेंथ है वो 805 मीटर किलोमीटर का लेंथ है टोटल, ठीक है। ये जो कावेरी रिवर है ये लाइफलाइन माना जाता है तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लिए और कर्नाटका के लिए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये रिवर है ये सब पानी सप्लाई करती है, और इसी के हेल्प से कर्नाटका के लोग और तमिलनाडु के लोग अपने यहाँ पे इरिगेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है महानदी। आप देख सकते हो महानदी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये रहा महानदी। ये भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। देखो मैंने बोला ना कि ज़्यादातर आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही देखने को मिलेगी। कावेरी भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, कृष्णा भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, गोदावरी भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, और महानदी भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही है, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में ये आपको उत्पन्न हुआ नजर आएगा। देखिए ये रहा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ यहीं कहीं है ना, तो देखिए छत्तीसगढ़ में इसका क्या है, उत्पन्न होता है। देखो ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे आपको इसका सोर्स मिलेगा, और इसका जो लेंथ है लगभग वो लगभग 858 किलोमीटर का है, ठीक है। इसका अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंस फॉर इरिगेशन, यानी इरिगेशन में यहाँ के इस जगहों में, जैसे कि आप बोल सकते हो कि उड़ीसा, आप बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़, इनमें जो है आप मतलब कि इरिगेशन में हेल्प होती है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसी एक मतलब इस महानदी के में एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम क्या है, हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी में। देखो महानदी, हीराकुंड डैम, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला हमारे पास है नर्मदा रिवर। देखो नर्मदा रिवर आपको कहाँ दिखेगी, ये आपको ऐसे दिखेगी। ये कैसे है, ये आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना। कहाँ जाके मिलती है, गुजरात के पोर्शन में, आप याद रखोगे गुजरात के पोर्शन में मिलती है। देखो ये बेसिकली नर्मदा रिवर है, ये पूरा पेनिनसुला इंडिया में नहीं फ्लो करती, ये पूरा कंप्लीट पेनिनसुला रिवर में फ्लो नहीं करती। ये एक्चुअली ये बाउंड्री डिसाइड करती है पेनिनसुला रीजन और फिर बोल सकते हो कि ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जिस जगह का नाम क्या है, अमरकंटक, ठीक है। इसका अगर लेंथ की बात की जाए तो लगभग 1312 किलोमीटर का है, यानी कि 1312 किलोमीटर का इसका कंप्लीट लेंथ है, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में। मैंने बोला ना कि ये कैसा रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखो आप देख सकते हो कि इसका जो फ्लो है वो किधर है, वेस्ट की ओर है, और वेस्ट की ओर जाके अरबियन सी में गिर रही है। बाकी आप जितने भी रिवर्स देख रहे थे वो सारा बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी, या फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी। यानी कि बेसिकली ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और यहीं से इसी नदी के जस्ट साउथ में आपको कंप्लीट आपको पेनिनसुला इंडिया देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप बोल सकते हो कि गंगा प्लेन देखने को मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। अगला हमारे पास है दैट इज तापी रिवर, ठीक है। देखो तापी रिवर कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो तापी रिवर आपको यहाँ पे देखने को कहीं मिल रही है, ठीक है। ये रहा तापी रिवर।
तो इसका सोर्स की बात की जाए तो ये सतपुरा रेंजेस जो कि मध्य प्रदेश में है, उस वाले माउंटेन रेंजेस के निकलती है, यानी कि इसका सोर्स कहाँ पे है, सतपुरा रेंजेस। इसकी लेंथ क्या है, लगभग 720 किलोमीटर का रेंज है, देख सकते हो आप। इस सतपुरा रेंजेस यहाँ पे थी ना कहीं पे, याद है? तो ये सतपुरा रेंजेस से ये तापी नदी निकलती है। और तापी नदी किधर है, ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और इसका लेंथ कितना है, 724 किलोमीटर का इसका लेंथ है, ठीक है ना। देखो कंपेयर टू कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इसका लेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन 724 बहुत बड़ा एक नंबर होता है, बहुत ज़्यादा लंबा लेंथ होता है, ठीक है ना। अगर इसका लेंथ की बात की जाए 724 है। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि नर्मदा थी, ठीक है। अच्छा चलो, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर का आप एक लिस्ट मुझे दोगे, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। एक ऐसा रिवर का नाम बताओगे, चलो एक ऐसा रिवर के नाम जो कि आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर होता है, ठीक है। टोटल में से, क्योंकि तो बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, आप कम से कम एक और नाम बताओगे, ठीक है। और इसका क्या है, और ये जाके अरबियन सी में मिल जाती है, तापी रिवर। देखो दो रिवर थी, एक नर्मदा और एक तापी। ये दोनों कैसे रिवर है, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जाके कहाँ मिलती है, अरबियन सी में। और बाकी सब जितने भी आपको देखने को मिलेंगे पेनिनसुला इंडिया में, मैक्सिमम, सब नहीं बट मैक्सिमम आपको कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में है, और इस जाके कहाँ मिलती है, अरबियन सी में जाके मिलती है। अगला जो हमारे पास है दैट इज तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ पे है, कर्नाटका है। लेंथ 513 किलोमीटर है। आप देख सकते हो कि ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये कंप्लीट रिवर, ठीक है। और ये कंप्लीट रिवर क्या है, और जाके कृष्णा रिवर में आप देख सकते हो कि ये इमर्ज हो जा रही है फ्यूचर में जाके, मतलब कहीं एक प्लेस पे जाके हो जा रही है। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ इसी नदी के किनारे पे आपको विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा। जो विजयनगर एम्पायर था, वो उसका जो उद्गम घाट था, यानी कि उसका घर था, वो इन्हीं नदियों के किनारे पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो विजयनगर है वो इन्हीं नदियों के किनारे पे वो पला बड़ा है, ठीक है ना। ये विजयनगर एम्पायर हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा डैम है जिसको हम लोग बोलते हैं तुंगभद्रा डैम, ठीक है। ये भी आपको तुंगभद्रा रिवर के पास देखने को मिलेगा। अगला जो हमारे पास रिवर है वो दैट इज पीनर रिवर, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो रिवर है वो पीनर रिवर है, ठीक है। ये कंप्लीट रिवर है। इसका सोर्स कहाँ पे है, कर्नाटका में है। 597 किलोमीटर का, यानी लगभग 600 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इंपॉर्टेंस फॉर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। देख सकते हो कि ये आंध्र प्रदेश के एरिया में फ्लो कर रही है और दूसरा कर्नाटका के एरिया में फ्लो कर रही है, ठीक है ना। बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि आंध्र प्रदेश के लिए और कर्नाटका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है पीनर रिवर, ठीक है। अगर इसकी अगला रिवर की बात की जाए तो वो है वाईगिरी रिवर, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट है। देखो जितने भी मेजर रिवर्स हैं वो सारे वेस्टर्न घाट से निकल रही है, बट कुछ कुछ रिवर जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं मेन रिवर्स के, वो सब कहीं ना कहीं एक पोर्शन से निकल रही है। बट जो मेजर रिवर है वो आपको कहाँ दिख रही है, वेस्टर्न घाट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो जितना भी मानसून सीजन का वाटर आती है वो सारे वहीं पे गिर जाती है, और इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। और ये स्लोप किधर है इसका, इसका सारा स्लोप ईस्ट की ओर है, इसी वजह से ज़्यादा मैक्सिमम रिवर्स आपको ईस्ट फ्लोइंग देखने को मिलेगी। तो ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। इसका लेंथ कितना है, लगभग आप बोल सकते हो कि 258 किलोमीटर का बोल सकते हो कि लेंथ है। ये पानी सप्लाई करता है मदुरई को, ठीक है, और अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पासेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दो यहाँ पे घाट है, एक ईस्टर्न घाट और दूसरा ईस्टर्न घाट और दूसरा वेस्टर्न घाट। अब इन दोनों पासेस में आपको बहुत सारे ऐसे गैप्स मिलेंगे जिससे कि आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। तो जो पहला हमारे पास आता है दैट इज़ पलक्कड़ गैप, ठीक है ना। इसका लोकेशन कहाँ पे है, आप देख सकते हो कि ये रहा पलक्कड़ गैप, ये रहा, ये आपका पलक्कड़ गैप है। इसका लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये इकलौता ऐसा पास है जिसके वजह से जो आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न मानसून जो है, वेस्टर्न घाट जो है, वो अलाउ करती है मानसून को एंटरिंग द तमिलनाडु। यानी कि जो भी मानसून आएगी वो इसी एरिया से बेसिकली तमिलनाडु में आती है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा पास है, ठीक है ना।
तो बोल सकते हो देखो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रेंजेस थी ना, अब यहाँ पे अचानक थोड़ा सा पास मिलेगा, तो ये पास की वजह से क्या होगी, मानसून सीजन इस एरिया में तमिलनाडु में आती है। तो बेसिकली कह सकते हो कि तमिलनाडु में जो रेनफॉल होती है इस पलक्कड़ गैप के वजह से ही होती है। ठीक है, अगला जो हमारे पास गैप है दैट इज थाल घाट। ठीक है, थाल घाट जो है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पे है, आप देख सकते हो कि इसका लोकेशन देखो ये रहा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है, और ये क्या है, की पास ऑफ कंटिन्यूइंग मुंबई विद द दक्कन प्लेट्यू। आप बोल सकते हो कि मुंबई को दक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करता है, यानी कि मुंबई और दक्कन प्लेट्यू। तो ये रहा, आप बोल सकते हो कि यहाँ से मुंबई को दक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करती है। अगला जो हमारे पास है दैट इज भोर घाट। ठीक है, ये कहाँ पे इसका लोकेशन, आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र में है, ये अगेन महाराष्ट्र में, ये रहा बोर घाट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये मुंबई और पुणे को कनेक्ट करती है विद द रोड एंड रेलवेज। ठीक है, अगर मान लो कि ये नहीं होता तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ने में। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस भी है, पास है तो इसका सिग्निफिकेंस होगा कि यहाँ पे रेलवेज और रोडवेज का इस्तेमाल करके आप मुंबई को पुणे से कनेक्ट करते हो। अगला जो हमारे पास घाट है दैट इज़ अगुम्बे घाट। ठीक है, इसका लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी, देखो यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और वन ऑफ द वेस्ट प्लेस इन द फेमस फॉर सनसेट, जिससे ये जो एरिया है ना वो सनसेट व्यूज़ के लिए और रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आप सनसेट को बहुत इंजॉय करके देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ लेक हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। दैट इज़ पहला जो है नंबर 1 है विम्बंदा लेक। ठीक है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा, और ये सबसे बड़ा पेनिनसुला रीजन का सबसे बड़ा लेक माना जाता है, जो कि केरलास बैक वाटर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो हमारे पास है पुलिकैट लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको दिखने को मिलेगा, और तमिलनाडु के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। अगला जो है वो है कोलेरू लेक। ठीक है, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है सपोर्टिंग माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरियन से, या फिर बोल सकते हो कि ठंडे के सीजन में, उन सारे बर्ड्स के लिए एक आप बोल सकते हो सपोर्टिंग एरिया है। ठीक है ना, तो आपको कौन सा है, कुलूरी लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। अब कुछ वाटरफॉल्स के बारे में समझ लेते हैं जो कि आपको पेनिनसुला रीजन में देखने को मिलेगा। तो पहला है जॉग फॉल, आप देख सकते हो कि ये रहा जॉग फॉल, देख सकते हो कितना हाइट पे है ये। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। इसका जो हाइट है यानी कि लगभग 253 मीटर हाइट से इसका पानी गिरता है, ये बहुत बड़ा हाइट है। ठीक है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल यही है। ठीक है, कौन है, जॉग फॉल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हब है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एक और वाटरफॉल है उसके बारे में समझ लेते हैं, अथीरापिल्ली फॉल। ठीक है, इसका लोकेशन बात कर लें तो ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको अगर हाइट की बात की जाए तो इसका हाइट लगभग 80 मीटर है। ये उतना नहीं है लेकिन ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बट हाँ बहुत एक इंजॉइंग मोमेंट होगा जब आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, ये आपको चालाकुडी रिवर के जस्ट रिवर्स में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो वाटरफॉल कौन है, नाइग्रा फॉल है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक टाइप से नाइग्रा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और ये अपने ब्यूटी के लिए या फिर यहाँ की जो खूबसूरती है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, नाइग्रा फॉल। तो नाइग्रा फॉल आपको फेमस आपको इसलिए दिखने को मिलेगा, ये आपको यूएसए में है, ये सबसे बड़ा फॉल है नो डाउट, बट इन द टर्म्स ऑफ हाइट नहीं बच्चा, ये इन द टर्म्स ऑफ फेमस और ब्यूटी। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा फेमस है, यूएसए में है, तो ये बात हो गया, इसीलिए आपको इसको नाइग्रा फॉल के से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अगला अगला देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिनसुला इंडिया। देखो यहाँ पे बहुत सारे पेनिनसुला रीजन्स हैं। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट रीजन जो आपको देखने को मिलता है ये क्या था, पेनिनसुला इंडिया था। तो पेनिनसुलर इंडिया के बारे में कुछ इसका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड स्टेबिलिटी। देखो ये जो आपको
पेनिनसुला रीजन देखने को मिलेगा ना, यहाँ आपको उतना अर्थक्वेक नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। इस वाले रीजन में आपको ज़्यादातर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगी, बट ये पेनिनसुला रीजन में आपको उतना अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पेनिनसुला रीजन है वो बेसिकली कहीं ना कहीं फ्यूचर पे, सॉरी पास्ट पे गोंडवाना का हिस्सा रहा था, जो कि एक स्टेबल लैंड फॉर्म्स है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हो कि वो ज़्यादा स्टेबल रहता है कंपेयर टू अर्थ हिमालय के रीजन से। और इसका एक और सिग्निफिकेंस है कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में मिनरल्स देखने को मिलेगी, और जो कि आप जो बहुत साल एनिसेंट रॉक पीरियड में फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। अगला हमारे पास है, यहाँ पे आपको इस एरिया में यहाँ पे आपको ज़्यादातर मिनरल्स देखने को मिलेगी, जैसे कि छोटा नागपुर का प्लेट्यू में, कर्नाटका प्लेट्यू में, मध्य प्रदेश की रीजन में यहाँ पे आपको आयरन ओर्स, मैग्नीज, बक्साइट, कोल ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे क्या रही थी, लावा के फॉर्मेशन से हुआ है। लावा जब कूलिंग हुई तब ये इनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये जब लावा के फॉर्मेशन से बनी है तो लावा किससे बनी है, मैग्मा से, और मैग्मा के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। तो वो जब मटेरियल कूल होंगे तो इसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिनरल्स देखने को मिलेगी। बट ये जो आपको झारखंड का या छोटा नागपुर का प्लेट्यू देखने को मिलता है, इस प्लेट्यू में आपको ज़्यादातर आपको कोल वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे तैंतीस सी हुई करती थी, अब वो तैंतीस सी धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म होने लगा। और बेसिकली ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं गोंडवाना का हिस्सा था, इसी वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि इस वाले एरिया में आपको ज़्यादातर माइनिंग इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। अब देखो, अब्सेंस ऑफ मेजर अर्थक्वेक एक सबसे इम्पॉर्टेंट इस वाले रीजन का एक बोल सकते हो कि बेनिफिट है कि यहाँ पे अर्थक्वेक उतना नहीं आता। देखो, गुजरात वाले हिस्से में आता है, क्योंकि ये भी एक टाइप का बोल सकते हो कि इतना दूर तो कम से कम होगा ना जी पेनिनसुला रीजन, बट ये वाला जो रीजन है वो उतना अर्थक्वेक नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले कंप्लीट एरिया में उतना अर्थक्वेक नहीं आता, लेकिन गुजरात वाले पार्ट में अर्थक्वेक आती है। देखो, एक क्या है, चूंकि एक स्टेबल एरिया है ये कंप्लीट कंपेयर टू हिमालय, अब कंपेयर टू हिमालय ये जो एरिया है ज़्यादातर आप बोल सकते हो सेफ है। इसी वजह से आपको इस रीजन में ज़्यादातर आपको लार्ज डैम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, हाईवेज देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। यानी कि कह सकते हो कि ये जो एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा नहीं आती, ठीक है ना। आगे है क्लाइमेट इन्फ्लुएंस एंड मानसून रेगुलेशन। आपको पता है कि यहाँ पे है वेस्टर्न घाट और ये रहा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की वजह से इस वाले रीजन में कहीं ना कहीं क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। अब जैसे कि मान लो कि इस एरिया में आया बहुत सारे मानसून, या फिर बोल सकते हो कि साउथ वेस्ट मानसून जब आती है अरबियन सी से, तो ये अरबियन सी से जब ये चल के आई तो ये वेस्टर्न घाट जो है ना, क्योंकि इनका हाइट बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, 2.5 किलोमीटर का इनका हाइट है, ठीक है। तो अब जब ये इतने बड़े बड़े माउंटेन से जब ये टकराएंगी तो ये सारे रेनफॉल आपको इसी एरिया में देखने को मिल जाएगा, और इसी वजह से कह सकते हो कि इस वाले रीजन में इतने सारे नदियों का यहीं से उद्गम होती है, ठीक है ना। तो जितने भी हेवी आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी वो सारे वेस्टर्न कोस्ट में हो जाती है, जबकि ईस्टर्न घाट में उतना ज़्यादा आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये जो है ये एरिया कहीं ना कहीं साइक्लोन बैरियर का काम करती है और कोस्टल प्रोटेक्शन काम करती है, यानी कि कोस्टल एरिया को थोड़ा प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि जैसे कि साइक्लोन आया तो इस एरिया को थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट कर लेती है। जैसे कि मान लो कि अगर वेस्ट बे ऑफ बंगाल से कोई आप बोल सकते हो कि साइक्लोन आती है, तो ये वेस्टर्न घाट इस वाले कंप्लीट रीजन को या पेनिनसुला रीजन को प्रोटेक्ट कर लेती है, उन्हें बचा लेती है, ठीक है ना, जिससे एक इम्पैक्ट बच जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ अ स्टॉर्म, उस स्टॉर्म का इम्पैक्ट बच जाता है, और ये जो अर्बन सेंटर्स है उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। यानी कह सकते हो कि एक टाइप से ये साइक्लोन बैरियर का काम करता है। और दूसरा है कि नेचुरल रेन डिस्टर्बेंस उसका भी काम करती है। आई एम रियली सॉरी, नेचुरल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो होता क्या है कि सिंस आपको ये पता है कि ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट में जब कभी भी अरबियन सी से मानसून आती है तो यहाँ से ये बेसिकली ब्लॉक कर देती है, सब वाटर को ब्लॉक नहीं करती है बट मैक्सिमम वाटर को ब्लॉक कर देती है, जिससे होता क्या कि सारे जो रेनफॉल है वो आपको इसी एरिया में देखने को मिल जाएगी। यानी कि वेस्टर्न कोस्टल में आपको, कोस्टल प्लेन में आपको ज़्यादातर रेनफॉल देखने को मिल जाएगी, जिससे वेस्टर्न कोस्टल में नो डाउट बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में वहाँ पे रेनफॉल होती है। बट जैसे ही ये
क्योंकि रेनफॉल अंदर नहीं जा पाई ना, तो इंटीरियर जो रीजन है ना वो आपको थोड़ा ड्राई देखने को मिलता है, यानी कि सूखा देखने को मिलता है। जिससे क्या होगा कि इस वाले रीजन में, इंटीरियर वाले रीजन में एरिड जोन आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप देख सकते हो कि ढक्कन का प्लेट्यू देख लो, तमिलनाडु का प्लेन्स देख लो, इन वाले एरिया में आपको सुखाड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू इधर आप बोल सकते हो कोस्टल प्लेन, ठीक है ना। कोस्टल प्लेन में ज़्यादा रेन होती है और इधर वाले प्ले पार्ट में उतना रेन नहीं होती है। कारण कौन है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का हाइट वाले रेंजेस काम है। अब देखो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी, यानी कि बोल सकते हो कि इसका इकोनॉमी भी इम्पॉर्टेंस है। तो पहला है कि ये एक बहुत ज़्यादा, ये जो पेनिनसुला वाला रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी बोल सकते हो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये जो सिटीज़ हैं ये बेसिकली एक बोल सकते हो हमारे देश के लिए इकोनॉमिक हब बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो कि आईटी, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह बनाना, फार्मास्यूटिकल्स और भी टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि बोल सकते हो इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, ठीक है ना, यानी कि ये वाले एरिया। अब अगर बात की जाए तो पेनिनसुला रीजन में ये जो आपको देखने को मिलेगी ये कंट्रीब्यूट करती है आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कि आपको पता होगा बेंगलुरु जो अपने जाना जाता है इंडिया की सिलिकॉन वैली के तरह से, वो अपने बहुत सारे आईटी हब्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टअप्स आपको उसी एरिया में देखने को मिलेगा। और चेन्नई का भी यही हाल है, हैदराबाद का भी यही हाल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रीजन है यानी कि एक पेनिनसुला रीजन है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सिंस ये जो आप पेनिनसुला रीजन है वो कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया में ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स और ट्रेड सेंटर भी देखने को मिलेगी, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन और आप बोल सकते हो कि मंगलोर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करती है, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ, ठीक है। ये जो एरिया है बेसिकली रिच ब्लैक सॉयल है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है, कॉटन के लिए, ठीक है। ब्लैक सॉयल किसके लिए बेस्ट होता है? कॉटन के लिए, ठीक है। वो किसके लिए कंडीशन, बेस्ट कंडीशन है कॉटन के लिए, जो कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा, तेलंगाना, गुजरात और भी बहुत सारे जगहों में यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब बेसिकली जो ब्लैक सॉयल है ना, ये ब्लैक सॉयल आपको प्लेट्यू का रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि इन रीजन में सिर्फ आपको कॉटन वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको राइस और मसालों की खेती भी आपकी होती है। जैसे कि आप बोल सकते हो कोस्टल एरिया में, जैसे कि केरला, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे राइस, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी का प्लांटेशन होती है, ठीक है। और ये इंडिया में तो बिकता ही है, लेकिन पूरे इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर करके रखी हुई है। तो आप कह सकते हो कि ये जो रीज़न है, ये कंप्लीट रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला है हमारे पास वाटर रिसोर्सेस इरिगेशन। तो जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी, नर्मदा, ये जो है ये अपने एरिया में पानी को पहुंचाती है ड्रिंकिंग के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, और भी इरिगेशन के लिए कह सकते हो, और रूरल लाइवहुड के लिए। यानी बेसिकली ये जो मेजर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये पूरे पेनिनसुला इंडिया को पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अब देखो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक यूनिक इकोसिस्टम देखने को मिलेगी, मतलब एक अलग तरह का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको वेस्टर्न घाट में थोड़ा ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप हल्का सा आगे बढ़ोगे, डक्कन प्लेट्यू में जैसे आओगे, तो डक्कन प्लेट्यू में यहाँ आपको एक ड्राई और बोल सकते हो कि ड्राई फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, उतना घना भी नहीं देखने को मिलेगा, जो कि इस वाले रीजन को कहीं ना कहीं एक रियर फ्लोरा और फौना के लिए एक स्पेशल होम बनाता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हो कि आप जरा से देखो कि हल्का सा आपने वेस्टर्न घाट में रहा और जैसे ही वेस्टर्न घाट को क्रॉस किया तो मालूम चलेगा कि इस कंप्लीट रीजन में एक अलग बायोडाइवर्सिटी है और इस वाले रीजन में एक अलग बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है और इस वाले रेनफॉल में थोड़ा लो होती है। इस वजह से यहाँ पे आपको रेनफॉल थोड़ा आपको बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा यहाँ पे लो दिखेगा, मगर इसी रीजन में आपको वेस्टर्न घाट में आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी।
अगर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि साइलेंट वैली इंटरनेशनल पार्क जो कि केरला में है, वो इंडेंजर्ड लायन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे वहाँ पे वैसे लायन जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगला जो हमारे पास है कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि दूसरा हमारे पास है नगरहोले और बिंदीपुर नेशनल पार्क्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है, जो अपने फेमस फॉर टाइगर एंड एलिफेंट्स, अपने टाइगर्स के लिए और एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है। अगला जो हमारे पास है प्रियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है। ये भी एक हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी एंड इको टूरिज्म के लिए, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे एक टाइप से बहुत ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगी। मतलब बेसिकली ये बहुत अच्छा एक प्लेस है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, ये कुछ कुछ विलुप्त होते हुए जानवरों का एक बहुत ज़्यादा उनका घर भी कह सकते हो, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ये जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में शामिल भी है, जो कि एक क्रूशियल है कंजर्विंग द इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है ना, जैसे कि एलिफेंट और भी बहुत सारे हैं। तो ये बात हो गई। अब देखो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप कह सकते हो कि पहला तो आपको इस प्लेस पे एनिसेंट सिविलाइजेशन भी और डेंसिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पुराने पुराने सिविलाइजेशन डेंसिटीज़ देखने को मिलेगी इस पेनिनसुलर रीजन में। जैसे कि आप देख सकते हो कि चोलास जिनके बारे में पढ़ा होगा, चेरास आपने पढ़ा होगा, पंड्यास आपने पढ़ा होगा, विजयनगर एम्पायर आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, सद्भावनास उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बड़े बड़े एनिसेंट सिविलाइजेशन और डेंसिटीज़ है, उनका एक बोल सकते हो कि घर था, जो कि कंट्रीब्यूट किए थे इस एरिया के बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर पे, आर्किटेक्चर पे और लिटरेचर पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि बृहदीश्वर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, जो कि किसने बनाया था, चोलास एम्पायर ने बनाया था, ठीक है, चोलास एक आर्किटेक्चर है। फिर आपको हम्पी देखने को मिलेगा जो कि कर्नाटका में है, ये भी एक यूनेस्को के यूनेस्को हेरिटेज साइट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाया गया है। अजंता और इलोरा क्लेव्स जो देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि एक रॉक कटिंग बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है, एक हिंदू टेम्पल ही माना जाता है और जैन टेम्पल भी माना जाता है। बेसिकली एक यहाँ पे तीनों टेम्पल का मिक्सचर है। तो बोल सकते हो कि एक इलोरा क्लिफ जो आपको 20 रुपीज़ का नोट है ना बच्चा, उस पर आपको देखने को मिलेगा एकदम क्लियरली, उसमें बना हुआ है इलोरा क्लिफ। बहुत मेरा फेवरेट जगह है ये, ठीक है ना, पूरे पेनिनसुला रीजन में। अब देखो ये तो हो गया आर्किटेक्चर मार्वल्स। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चर का डाइवर्सिटी भी आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, आपको कन्नड़, मलयालम और भी बहुत सारे, अलॉन्ग विद द रीच ट्रेडिशनल डांसेज जैसे कि भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और भी बहुत सारे म्यूज़िक है जो कि आपको देखने को मिलेगा, पोंगल वगैरह आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये जो एरिया है वो आपको कल्चरल और लैंग्वेज के डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। भारतनाट्यम यहाँ का बहुत फेमस है और कुचिपुड़ी बहुत फेमस। अब आपको मुझे बताना है कि कुचिपुड़ी किस स्टेट का एक बोल सकते हो कि फ्लॉक डांस है, ठीक है ना। अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट और मेरीटाइम ट्रेड, यानी कि ये जो एरिया है बेसिकली एक वाटर ट्रांसपोर्ट है और देश विदेश में इस पर ट्रेड भी होती है। तो बहुत सारे यहाँ पे मेजर पोर्ट्स भी देखने को मिलेगी, जैसे कि मुंबई में, चेन्नई में, कोचीन में, विशाखापट्टनम में और भी बहुत सारी जगहों पे। ये एक ब्लू इकोनॉमी फिशरीज़ भी है, यहाँ पे आपको फिशिंग भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि ये कोस्टल एरिया पड़ती है, इसके बगल बगल में आपको समुद्र देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे फिशरीज़ होती है जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को सपोर्ट करती है, उनके लाइवहुड को चलाती है बहुत सारे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज भी है, पावर जनरेशन भी होता है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी आपको दिखेगी, डैम जैसे कि नर्मदा डैम में, कृष्णा डैम में, कावेरी डैम में, बहुत सारे डैम में आपको मल्टीपल स्टेट में आपको मतलब वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का भी पोटेंशियल है, जैसे कि आप कह सकते हो कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका भी बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्शन इस एरिया में, स्पेशली तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखो टूरिज़्म और हॉटस्पॉट इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो एक नेचुरल अट्रैक्शन है यहाँ पे, जैसे कि बोल सकते हो कि केरला का
बैक वाटर हो गया, गोवा का बीच हो गया, ठीक है, गोवा का बीच तो फेमस ही है, गोवा वाले बीच पे गाना भी बना हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न घाट हिल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि ओटियो, मुन्नार और कुर्ग के लिए फेमस है। अब देखो यहाँ पे आपको रिलीजन टूरिज्म भी देखने को मिलेगा, जैसे कि तिरुपति टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है, अभी न्यूज में था करंटली, जो वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि वहाँ पे दान दक्षिणा होती है। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, जो कि एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है। आप बोल सकते हो जियोपॉलिटिकली भी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन ओशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकली अगर बात किया जाए तो ये जो रीज़न है वो बहुत हमारे लिए क्रुशियल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो ना कि ये एक हमारा इंडिया का नॉर्थ पार्ट था, सॉरी साउथ पार्ट था, अब यहाँ पे है श्रीलंका। अब श्रीलंका में चाइना ने क्या किया, एक इन्वेस्ट किया और यहाँ के पोर्ट को खरीद लिया, तो इंडिया को उसको काउंटर करने के लिए तो ये जो रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से पूरे इंडियन ओशन को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे हो रही है। तो आप इंडियन ओशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये जो आप बोल सकते हो पेनिनसुला वाला रीजन है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसी बात से समझ सकते हो, जो कि हमारा इंटरनेशनल सी रूट्स और इंडिया का नेवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है, ठीक है। अब देखो नेवल एंड डिफेंस प्रेजेंस, आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे ही हम लोग का इस एरिया पे कंट्रोल है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे नेवल बेसिस बनाए हुए हैं, जैसे कि आप कह सकते हो आईएनएस जो कि कर्नाटका में है, सॉरी आईएनएस कदम्बा जो कि कर्नाटका में है, और फिर आप बोल सकते हो आईएनएस रंजली जो कि तमिलनाडु में है, और भी बहुत सारे जो कि इंडिया के हेल्प करती है मरीटाइम बॉर्डर्स के लिए, ठीक है। मरीटाइम बॉर्डर्स मतलब जो कि आप बोल सकते हो कि समुद्र का बॉर्डर होता है, उनके लिए हेल्प करती है। कंक्लूजन क्या है कि पेनिनसुला इंडिया जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारे, आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 15 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।